अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुशबख्त है। हम आपको अपनी आज की इस एपिसोड में खुशामदीद कहते हैं। आज के एपिसोड में जिस बारे में हम बात करेंगे वो है एंटरप्रेन्योरशिप, यानी जब भी हम कोई कारोबार शुरू करते हैं, चाहे वो छोटा कारोबार हो या बड़ा कारोबार हो, उसमें काफ़ी मर्तबा कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स होते हैं, कानूनी तकाज़े होते हैं, जो कि अक्सर औक़ात हमें मालूम नहीं होते। तो इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट स्पीकर्स मौजूद हैं, वो है मिस्टर मुबारक सिद्दीकी। मिस्टर सिद्दीकी जो हैं वो एक माहिर कानून हैं और उन्होंने स्टार्टअप इंडस्ट्री में बहुत नुमाया काम किया है। करंटली वो जनरल काउंसिल हैं सरमायाकार कंपनी में, जो कि कराची में है। और मिस्टर सिद्दीकी मेरे कॉन्ट्रैक्ट लॉ के प्रोफेसर भी रह चुके हैं, एंड आई वुड से कि ही वाज वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेसर्स आई हैड इन लॉ स्कूल। सो वी आर रियली हैप्पी टू हैव यू। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर मुबारक सिद्दीकी। Walaikum Assalam. Thank you so much for the generous words, Khushbak. One clarification, Sarmaya Car एक venture capital fund है जो startups में invest करता है और वो domiciled है नेदरलैंड्स में, पर उनकी ऑफिस उनका लाहौर में है। मैं कराची बेस्ड हूँ और मैं यहाँ से उस टीम के लिए काम करता हूँ। ओके ओके, थैंक यू फॉर क्लैरिफिकेशन। मैं अपने लिसनर्स को ये भी बताती चलूँ कि नॉर्मली आपने हमारे एपिसोड्स में ये सुना होगा कि हमारे साथ एक गेस्ट स्पीकर होते हैं जो कि किसी टॉपिक के हवाले से बात करते हैं। आज हमारे साथ दो गेस्ट स्पीकर्स मौजूद हैं। दूसरे गेस्ट स्पीकर को मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। दानिश इजाज नाम है उनका और वो एक एंटरप्रेन्योर हैं और वो एडवर्टाइजिंग, जो कि एडवर्टाइजिंग कंपनी है, उसके सीईओ हैं। और ये भी मैं बताती चलूँ कि दानिश जो हैं वो हमारे अदल रिसर्च प्रोजेक्ट के चीफ एडिटर भी हैं। सो अस्सलाम वालेकुम दानिश। Welcome, Sam, and thank you very much for this generous introduction. ठीक है, तो पहला सवाल मैं आपसे करूँगी मिस्टर सिद्दीकी, अगर आप हमें बताएं कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है और उसकी क्या लीगल डेफिनेशन है, और उसी के हवाले से अगर हमें आप कानून के हवाले से आगाही फराहम करें। जी बिल्कुल। देखिए, एंटरप्रेन्योर कोई लीगली कोई डिफाइंड टर्म नहीं है। एंटरप्रेन्योर वो शख्स है जो एक कारोबार अपने आप से शुरू करता है। अब एक कारोबार शुरू करने के लिए आपके पास कई तरीके हैं। आप या तो अपने नाम पे शुरू कर लें, या आप और आपके साथ एक पार्टनर मिलके अपने नाम पे एक दूसरे के नाम पे कंबाइन शुरू कर लें, वो कहलाती है पार्टनरशिप। और तीसरा आपके पास तरीका है कि या तो आप एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करके, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी एक्सेट्रा, कोई एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करके आप वो कारोबार उस कंपनी के थ्रू करें। इन तीनों तरीकों में जो जो फर्क है वो ये है कि जब आप अपने नाम पे शुरू करते हैं, आप एक सारी लायबिलिटी आप पे होती है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे होती है, और बिजनेस पूरा आपके नाम पे होता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने अपने कारोबार के लिए से किसी बैंक से करोड़ रुपए का लोन लेते हैं और वो कारोबार नहीं चल पाता, तो वो अब आपकी पर्सनल लायबिलिटी है। और पार्टनरशिप में भी यही है, आप और आपके पार्टनर की लायबिलिटी है वो लोन वापस करना। कंपनी जो तीसरा तरीका है, उसमें जो सबसे बड़ा फर्क है वो है लिमिटेड लायबिलिटी का। तो उसका मतलब ये होता है कि कंपनी जो है वो कानून की नजर में एक अलग एक शख्स है। So it's a corporate entity, it's a legal entity. So on paper it is a separate person. अब वो शख्स केपेबल है कि वो चीजें ओन कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर हो सकता है, और अगर वो शख्स, कंपनी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो कानूनी शख्स जब एक बैंक से लोन लेता है, तो उस लोन को पे करने की जिम्मेदारी उस कानूनी शख्स पे होती है, उस कंपनी पे होती है। सो कंपनी के जो एसेट्स हैं वो ही यूटिलाइज करके आप वो वापस करेंगे। और ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ लोन की, विद रिस्पेक्ट टू कि क्या आपकी वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, बट एसेंशियली एंटरप्रेन्योर की कोई डेफिनेशन एज सच नहीं है कानून में। आप फॉर टैक्स पर्पसेस और रेगुलेटरी इनकॉर्पोरेशन पर्पसेस आपको डिफरेंट बिजनेस एंटिटीज की वो डेफिनेशंस मिल जाएंगी। ठीक है, बेहतरीन। तो आपने बात की कि एक तो इंसान खुद अगर अकेले करता है या पार्टनरशिप करता है या कोई कंपनी फॉर्म करता है, तो अगर आप हमें थोड़े से इसमें वजाहत करें कि मैं अज्यूम कर रही हूँ कि ये फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब फिजिकली स्टैब्लिश्ड है, लेकिन क्या ऑनलाइन अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हमने देखा है कि अब पेंडेमिक में इतने सारा जो है खवातीन ने बिजनेस स्टार्ट किए, तो उसमें कोई डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन या कोई कानूनी तकाजे उसमें क्या अलग हैं? नहीं, कानूनी देखिए कोई तकाजे अलग नहीं है, क्योंकि अगर मैं एक रेस्टोरेंट हूँ और मैं पिज्जाज और बर्गर्स बना के बेचता हूँ, अब चाहे वो बर्गर कोई मुझसे आके इंटरनेट और फूड पैंडा पे ऑर्डर करे, चाहे मुझे फोन करे, या चाहे मेरी दुकान में आके वहीं पे कैश देके मुझसे पे करे,
आखिर में मेरा जो कारोबार है वो है बर्गर बना के बेचना। तो वो उसके लिए मेरे कोई खास अलग मेरे ऊपर कानूनी कोई तकाजा कोई एक्स्ट्रा नहीं है। लेकिन अगर आपका बिजनेस प्योरली डिजिटल है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपने एक वीपीएन कंपनी बना ली है कि आप एक नया वीपीएन का प्रोडक्ट बेचते हैं और आपका पूरा प्रोडक्ट ही डिजिटल है, तब जी बिल्कुल आपके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट वो आ सकती हैं, इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं उसकी। फॉर एग्जांपल आपके ऊपर डेटा प्रिवेसी एक्सेट्रा उसके लॉज आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, जहां जिन जिन ममालिक में आप वो बेच रहे हैं वहां पे एप्लीकेबल होंगे। सो उसके थोड़ा डिफरेंट वो होता है। But other than that, it's like any other business, whether it's in a traditional form or whether it has an online channel of distribution or not. तो मिस्टर सिद्दीकी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ऑनलाइन बिजनेसेस है वो क्या जैसे इदारा है एससीसीबी का उसके साथ रजिस्टर्ड नहीं होते या फिर कोई उसकी रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ऑनलाइन बिजनेसेस बिल्कुल वैसे ही है जैसे आम कोई अदर बिजनेस है। सो वेदर आई एम सेलिंग ऑनलाइन और नॉट डजंट मेक अ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ कि मैं क्या रजिस्ट्रेशन करा रहा हूँ। तो वही मैंने जो आपको एग्जांपल दी, अगर मैंने फर्ज करें एक बर्गर्स बेचने हैं बना के या पिज्जास बना के बेचने हैं, तो या तो मैं एक कंपनी खोलूं, उस कंपनी के अंडर मैं सब कुछ करूं, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है वो, उसके थ्रू मैं ये पूरा बिजनेस चलाऊं, या मैं एज ए सोल प्रोप्राइटर वो बिजनेस चलाऊं। चाहे मैं ऑनलाइन हूं या ना हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरी जो इनिशियल रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स हैं, जो मेरी बैंक अकाउंट ओपनिंग रिक्वायरमेंट्स है, जो मेरी टैक्स रिक्वायरमेंट्स है, दे विल रिमेन pretty much the same। हाँ, ऑनलाइन सेल्स पे थोड़ी बहुत आपकी चीजें चेंज होती है, बट दिस इज स्टिल वो टैक्स हवाले से डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर सेलिंग। But other than that, it's pretty much the same. ठीक है। अगर आप थोड़ा सा ब्रीफली हमें बताएं कि कौन सी रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो कि इस पूरे बिजनेस के कानून को देखती है, रेगुलेट करती है? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे ज्यादा आपकी जो अहम है वो है SECP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अगर आपने कंपनी बनानी है जो सेपरेट एंटिटी होती है, तब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक कंपनी, और अगर आपने इन्वेस्टमेंट वगैरह रेज करनी है तो आपको कंपनी बनानी जरूरी होती है। सो SECP इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सारी कंपनी इनकॉर्पोरेशन वगैरह का जो पूरा प्रोसेस है वही लोग हैंडल करते हैं। नंबर टू, आई वुड से SBR इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी जो टैक्स रजिस्ट्रेशन है। तो अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं या पार्टनर, अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं से आप सिर्फ अपने नाम पे काम कर रहे हैं और आपने कोई ऐसी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं बनाई, तो उसके लिए आपको सिर्फ एक चीज की जरूरत है। आपको जाके अपना NPN जो रजिस्टर कराते हैं उस पे अपने बिजनेस का नाम लिखवा देना है। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ Mubarak is selling pizzas and उसका नाम है Mubarak is Pizza and Company, एंड बट मैं अगर मैं सोल प्रोप्राइटर की हैसियत से वो करता हूँ अपने ही नाम पे, तो मैं जाके अपना जो NTN है उसमें एक अपना बिजनेस का नाम लिखवा दूंगा, मुबारक इज पिज़्ज़ास एंड कंपनी। फिर वो मैं लेके जाऊंगा बैंक में और उस बिजनेस के नाम पे एक अकाउंट खोलूंगा, बट एसेंशियली वो अकाउंट मेरे उस पे होगा, मेरे ही कंट्रोल में होगा, और उसमें जितनी भी इनकम होगी उसके लिए FBR मुझे ही लायबल रखेगी। सो या दीज टू आर इम्पोर्टेंट। अगर आपके पास कोई फॉरेन इन्वेस्टर है कैप टेबल पे, अगर किसी ने आपकी बिजनेस में इन्वेस्ट किया है फ्रॉम आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, तब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी अहम है। उसके अलावा आप जब ट्रेडमार्क रजिस्टर करने जाते हैं तो आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जाते हैं, जो अहम है सबके लिए बराबर। जो आप चाहे कंपनी हो या सोल प्रोप्राइटर हो, जो भी हो, आपने जाके उन्हीं के थ्रू करवाना है अपना। आपने उसके अलावा उसके अलावा जो नेक्स्ट स्टेप है वो that would entirely depend on what your business is. So if you are in the business of providing say financial services, अगर आप पेमेंट स्टार्टअप हैं या आप फिनटेक में हैं, तब आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल सर्विस के लिए। तो चाहे अगर आप फर्ज करें आपने लोन्स डिस्पर्स करने हैं, ये आपकी फाइनेंशियल सर्विस है, तो आपको SECP से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का लाइसेंस लेना होगा, या अगर आपसे पेमेंट स्पेस में है तो फिर आपको स्टेट बैंक से EMI लाइसेंस लेना होगा। एंड दिस इज इफ यू आर इन दैट बिजनेस, नॉट इफ योर बिजनेस इज यूजिंग दैट। तो वो एक फर्क है। बट टिपिकली अगर आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो उसके लाइसेंसेस अलग हैं एंड उसकी रेगुलेटरी बॉडी भी अलग है। सो देन इट डिपेंड्स कि आपका बिजनेस किस इंडस्ट्री में है और उस इंडस्ट्री को कौन रेगुलेट करता है। ठीक है। और पार्टनरशिप के हवाले से वो उसकी एक अलग बॉडी है जो कि है जहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, या फिर SECP के यहाँ ही करवाएंगे?
देखिए, दो डिफरेंट है। अगर आप एक एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बनाएंगे तो वो एसईसीपी के साथ है, और अगर आप एक नॉर्मल पार्टनरशिप बनाएंगे जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप नहीं होगी, लिमिटेड लाइबिलिटी पे मैंने पहले भी वो थोड़ा सा वो कमेंट किया था, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप नहीं होगी तो फिर आपको यहाँ पे प्रोविंशियल, आपके हर प्रोविंस में एक अलग रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी होती है, वहां जाना होता है रजिस्ट्रार के पास। ठीक है, ओके। तो दानिश, मेरा आपसे होगा दूसरा सवाल कि अगर आप ये बताएं कि एज एन एंटरप्रेन्योर आपको ये हमारा जो पाकिस्तान का मार्केट है वो कितना आपको रिसेप्टिव लगता है, और अगर आप थोड़ा सा ब्रीफली इस बात पे भी वजाहत करें कि आपका जो बिजनेस है उसके ही प्रोज एंड कॉन्स और जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है। मैं सिर्फ आपका एक एंटरप्रेन्योरल ओपिनियन चाह रही हूँ इस डिस्कशन में। थैंक यू। जी जी। अच्छा, जो मुबरेर साहब ने अभी जो पूरी एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, दैट इज एक्चुअली वेरी फैक्चुअल एंड वेरी डिटेल्ड। इसमें जो चीज़ है वो ये है कि जो गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के बाद अब जो एक रिप्रेजेंटेशंस बनना शुरू हुई हैं, जिस तरह फिनटेक एसोसिएशन के ऊपर काम हो रहा है, इसी तरह टेक एसोसिएशंस वगैरह पे काम हो रही हैं जो कि लोकल एंटरप्रेन्योर यानी जो छोटे लेवल के एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं ताकि वो गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कर सकें। पाकिस्तान में इस वक्त एंटरप्रेन्योर जो एक इकोसिस्टम है पूरा का पूरा एंटरप्रेन्योरशिप का, वो लेट्स से इनिशियल स्टेज से निकल के अब वो ग्रोथ स्टेज की तरफ आया है, लेकिन ग्रोथ के साथ साथ जो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं वो हैं इनोवेशन से रिलेटेड, जिसमें हम बहुत लिमिटेड स्कोप में चीज़ें देख रहे हैं। बट नॉनदलेस फिनटेक इज़ वन एरिया जहाँ पे पाकिस्तान की इनोवेशन काफ़ी हद तक, नुमायां हद तक दिख रही है और लोग काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं। प्लस एग्रीटेक जो हमारी एग्रीकल्चरल एरिया है और क्लाइमेट का जो एरिया है, ये दो तीन ऐसे एरियाज हैं जिसमें हम एंटरप्रेन्योर्स की ग्रोथ भी देख रहे हैं और यूनिक प्रोजेक्ट्स को भी देख रहे हैं। सो दैट इज़ वन थिंग। चैलेंजेस, अच्छा, जो एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड जिस तरह हम हैं तो हमारी तो एक पाकिस्तान एडवर्टाइजिंग सोसाइटी भी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है प्राइवेट लेवल पे, जिस पे एसोसिएशन रादर, जिस पे हम अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं और फिर हम उसके थ्रू गवर्नमेंट से बातचीत कर रहे होते हैं फॉर टैक्सेस एंड फॉर एनी अदर लीगल रिक्वायरमेंट दैट इज देयर। So any other thing that you would like to know? ठीक है, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी दानिश कि अगर आप हमें थोड़ा सा ये बताएं कि आपकी कंपनी में जो भी एम्प्लॉइज हैं, जो भी लोग काम कर रहे हैं, क्या आप उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं या फिर बेसिकली, क्योंकि हमने अब बाज़ औक़ात देखा है कि काफ़ी कंपनीज में एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वो बस ये बोल देते हैं कि आप बस कल से ज्वाइन करें, और इस वजह से जो है फिर बहुत ज़्यादा जो है वो कोई इन्फोर्समेंट कोई मैकेनिज्म नहीं होता। तो इस हवाले से आप थोड़ा सा बात करें कि आपका क्या इसमें राय है? जी देखिए, अभी जो बेसिक लेवल पे स्टार्टअप्स वगैरह, यस, उसमें डॉक्यूमेंटेशन के बहुत मसले मसाइल हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स की इम्प्लीकेशन भी नहीं होती, बाज़ औक़ात अपनी इंडस्ट्री नॉलेज में भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें हम जब उनको कंसल्ट कर रहे होते हैं तो हमें पता लगता है। आई एम श्योर मुबारक साहब को भी जो है उसमें वो चीज़ें फील हो रही होंगी, एंड ही इज सिंस ही इज कंसल्टिंग अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स, तो वो और आपको बेहतर तरीके से बता सकेंगे। हमारे पास जो मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं उसमें भी डॉक्यूमेंटेशन के काफ़ी इश्यूज होते हैं। हम एज एडवर्टाइजिंग बहुत कोडली काम कर रहे हैं कि अपने क्लाइंट के साथ जैसे हम कोई डील करते हैं तो सबसे पहले उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, अपने एम्प्लॉयज़ को जो हम हायर करते हैं उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, बिकॉज ये थोड़ा सा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस रहा है मुझे इस एंटरप्रेन्योर बनने से पहले जो है वो नौकरी करके पूरा उस इकोसिस्टम को समझने भी कोई 10-15 साल लगे। तो उस पूरे इकोसिस्टम में जब आप अंडरस्टैंडिंग लेकर आते हैं तो आपको पता है कि डॉक्यूमेंटेशन not just benefits you from the employer point of view but from employee point of view as well. So yes, of course we make sure. बिल्कुल। तो मिस्टर सिद्दीकी, मैं आपसे पूछूंगी कि कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से अगर आप थोड़ा सा बात करें कि जैसे मैंने पहले भी दोहराया कि कोई रिलायंस नहीं है एज सच कॉन्ट्रैक्ट्स में, स्पेशली जब मैं बात करती हूँ डायरेक्टर और एम्प्लॉइज के रिलेशनशिप के हवाले से इन एनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। you're right, and I think this essentially stems from the fact कि हमारे पास enforcement थोड़ी weak है और enforcement में इतना faith भी नहीं है। अगर मैं बिल्कुल pure practical terms में आपसे बात करूं तो एक employment contract typically pertains to a salary किसी एक employee की, which would range from maybe to like maybe 50
हजार से लेके 2-2.5 लाख रुपए तक की होगी, मैं छोटे बिजनेस की बात कर रहा जी। हूँ। तो तकरीबन इसी रेंज में आपकी सैलरी भी होगी और इसी रेंज की जब वो कॉम्पेंसेशन की या उस इस रेंज की हम उसकी बात कर सकते हैं एक्सपोजर की। अब उस रेंज की अगर एक सैलरी है और एक कॉन्ट्रैक्ट फर्ज करें ब्रीच भी होता है, उसको अगर मैं लेबर कोर्ट्स में के थ्रू लेके जाऊं और लॉयर को हायर करूं, give the time that it will take, the amount of money, the cost that it will incur, यूजली किसी के भी फायदे में नहीं है, ना एम्प्लॉय के फायदे में ना एम्प्लॉयर के फायदे में। क्योंकि अगर उनमें से एक भी कोर्ट चला गया, दूसरे वाले को भी रिप्रेजेंटेशन हायर करनी होगी और पैसे तो खर्च होंगे। टिपिकली ये एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट्स आपके हैंडल हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ जस्ट द फंडामेंटल पेमेंट इन्वॉल्व। नाउ द रियल चैलेंज जो आता है इन कॉन्ट्रैक्ट्स में, and you're right, they're not prevalent, most companies don't have them, and उसके जो वजह है वो यही है कि जो इश्यूज जहां पे आते हैं वो आते हैं आपके नॉन कम्पीट में, कि मैंने इस बिजनेस को छोड़ के एक राइवल बिजनेस को कौन ज्वाइन कर लिया। आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, कि मैंने आपकी कंपनी की कोई ट्रेड सीक्रेट या मैंने आपकी कंपनी की कोई आईपी आगे जाके किसी और को बेच दी, या मैंने उसको सही से ट्रीट नहीं किया, या मैंने उसको और अपने पर्पसेस के लिए यूज किया। ये वाले इश्यूज होते हैं जिसके लिए इंटायरली कंपनी should be responsible। फिर उसके बाद आपकी टर्मिनेशन क्लॉजेस हैं कि किन वजूहात की बेसिस पे आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। अगर आप ट्विटर पे किसी के साथ बदतमीजी कर रहे हैं या ऐसी अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं जो कंपनी को डिस्ट्रीब्यूट में लेके आती हैं चीजें, डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर पोजीशन इज इन दैट कंपनी, क्या उस बुनियाद पे आपको कंपनी आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकती है या नहीं कर सकती, ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल होता है। Lack of contract or lack of having something in writing will eventually hurt the business more than the employee। ठीक है, आप उसमें बहुत कम सिचुएशंस होंगी जिसमें एम्प्लॉय ज्यादा हर्ट हो रहा होगा, और वो टिपिकली आती है जब हम लोग एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस की बात करते हैं। एज फार एज स्टार्टअप्स आर कंसर्न्ड, they incentivize the employees far more than your traditional businesses। They give them ownership within the business, in the form of employee stock option। तो उससे ये होता है कि एम्प्लॉय को शेयर्स मिलते हैं बिजनेस के अंदर, जो पाकिस्तान में एक रेगुलर प्रैक्टिस नहीं है, बट अब आहिस्ता आहिस्ता विद दिस न्यू इंडस्ट्री कमिंग अप बन रही है। बिल्कुल, और यही प्रैक्टिस होनी भी चाहिए। तो इसी के साथ मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी मिसेस सिद्दीकी कि अगर एक लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं एक कारोबार शुरू करना चाहती हूँ, तो क्या आप हमें गाइड कर सकते हैं कि पहला स्टेप मेरा क्या होना चाहिए? अगर लीगल रिक्वायरमेंट्स की हवाले से आप थोड़ी सी वजाहत करें। देखिए, अब वो आपके कारोबार पर डिपेंड करता है। अगर आप कंपनी बनाना चाहती हैं तो फिर आप सबसे पहले एसईसीपी की वेबसाइट पे जाएंगी और कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगी, वहां पे पूरा तरीकेकार है। अगर आप एक पार्टनरशिप बनाना चाहती हैं तो उसका है कि आप और आपका पार्टनर एक पार्टनरशिप डीड साइन करेंगे, उसको जाके रजिस्टर कराएंगे और अपना बैंक अकाउंट खोलेंगे। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप करना चाहती हैं तो आप अपनी एनटीएन को जाके अपडेट करेंगे, उसमें अपने बिजनेस का नाम लिखेंगे और उस एनटीएन की बुनियाद पे जाके एक बैंक अकाउंट खोलेंगे। ऐसे आखिर में सारी बात घूम फिर के आपके बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट होते हैं जब आप बैंक अकाउंट खोल लेते हैं, बिकॉज नाउ यू कैन मेक पेमेंट्स, यू कैन रिसीव पेमेंट्स, एंड योर बिजनेस कैन देन स्टार्ट। सो फर्स्ट स्टेप, डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर वे फॉरवर्ड इज, या कौन सी एंटिटी की आपको जरूरत है या किस फॉर्म में आपको बिजनेस करना है, वो हमेशा इन तीनों में से कोई एक होगा। बिल्कुल, तो इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा ये बात करें कि राइट्स एंड लायबिलिटीज के हवाले से, जो भी जैसे पार्टनरशिप है तो उन दोनों के दरमियान क्या राइट्स हैं, क्या लायबिलिटीज हैं, अगर कंपनी है तो डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज के दरमियान या शेयर होल्डर्स के दरमियान, अगर इस हवाले से आप थोड़ा सा बात करें। वो अच्छा, सही, ठीक है, मैं आपको इस पे जरा एक सरसरी वो दे सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर अगर हम डेप्थ में जाएं तो बहुत ज्यादा वो हम डिटेल में हो जाएंगे। हाँ, मतलब ब्रीफली अगर आप एक्सप्लेन कर दें। बिल्कुल। देखिए, अगर आप अकेले शुरू कर रहे हैं तो देन तो ऑब्वियसली देयर इज नो रिलेशनशिप विद अनदर पर्सन, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। नाउ सबसे पहले देख लेते हैं, अगर आप एक को-फाउंडर के साथ शुरू कर रहे हैं, चाहे वो कंपनी हो या पार्टनरशिप हो, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज आपने देखनी है जिस वजह से बहुत सारे इश्यूज होते हैं, वो है कि अगर वो को-फाउंडर आपका छोड़ के चला जाता है या कुछ और करने लग जाता है तो उससे ओनरशिप पे क्या इफेक्ट आएगा। तो फॉर एग्जांपल खुशबख्त एंड आई, हम दोनों ने शुरू किया एक बिजनेस जिसमें 50% पार्टनर खुशबख्श है, 50% पार्टनर में। अब
अगर मैं चला जाता हूँ क्योंकि मुझे दुबई में नौकरी मिल गई है से 1 साल बाद, तो क्या मेरे पास, और आप बिजनेस कंटिन्यू कर रही हैं, आप उसमें मेहनत कर रही हैं, और वो बिजनेस आपको पता है कि बिजनेसेस आरंट मेड इन अ ईयर 2 years, दे टेक 6 to 7 years, 7 to 10 years के एटलीस्ट आपको अपने दिमाग में वो रखना होता है। इफ यू बिल्डिंग एनीथिंग मीनिंगफुल, बड़ी छोटी चीज अगर आप बना रहे हैं, या कोई भी अगर आपको एक ब्रांड इस तरह से एस्टैब्लिश करना है। नाउ अगर आप 1 साल में जा रहे हैं, या अगर मैं 1 साल में छोड़ के चला जाता हूँ, तो उससे मेरे शेयर परसेंटेज पे क्या इम्पैक्ट आएगा, ये बात आई थिंक मोस्ट फाउंडर्स डू नॉट स्पीक अबाउट इन द बिगिनिंग। और बहुत जरूरी है कि उनके लिए वो शुरू से ये बात करके रखें और शुरू से ये चीज क्लैरिफाई करते हैं। सिमिलरली जो अदर चीज ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों या मल्टीपल जितने भी बिजनेस पार्टनर्स या को फाउंडर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं, उनके लिए कि वो डिसाइड करें कि उनका हर किसी का रोल क्या होगा। मैं क्या करूंगा, आप क्या करेंगे, आप डेली, अब सही है शुरू में जब बिजनेस होता है वो काफी मेसी होता है, हर किसी को हर चीज करनी होती है, बट एटलीस्ट ब्रॉडर रोल्स हमें डिफाइन होने चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल इफ दानिश एंड आई स्टार्ट अ बिजनेस टुगेदर टुडे, अब द मार्केटिंग डिपार्टमेंट वुड बी हिज, ओके, एंड ऑल द रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस मैटर्स वुड बी माइन। ये तो हम अपना वैसे ही एस्टैब्लिश कर सकते हैं बेस्ड ऑन आवर जस्ट आवर अपेरेंट स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग। हाँ, अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल सेट कि यार यू आर बेटर suited to doing this, I'm better suited to doing this because I have more experience doing legal work, I have more experience with marketing and promotion, so and PR, so you handle that and I handle this. So इसी तरह अगर आपका टेक्निकल co-founder है तो वो साथ। So the idea is to have clear understanding around कौन क्या करेगा, और ताकि आपकी वो उस हिसाब से आप going forward there is no overlap in either responsibility or expectation. Lastly, मैं एक चीज ये कहूंगा कि the biggest reason why startups don't work is two reasons. Startup co-founders अगर नहीं काम कर रही relationship, तो उसकी दो typical वजूहात होती हैं. Either they both want different things for the company or for the business. खुशबत कह रही हैं कि भाई हमें e-commerce business होना है, कपड़े बेचने हैं, मैं कह रहा हूँ e-commerce business होना है जिसपे हमें सब्जी बेचनी है. Completely different things, completely different supply chain, completely different market and everything. ये फिर भी सॉल्व हो ही जाता है इवेंचुअली अगर आप लोग एक ट्रायल एंड एरर से पता चल जाए कि कपड़े ज्यादा बिक रहे हैं या टिंडे ज्यादा बिक रहे हैं ऑनलाइन। बट दूसरा जो बड़ी वजह है जिसकी वजह से स्टार्टअप रिलेशनशिप्स नहीं काम करती और फाउंडर्स की रिलेशनशिप नहीं काम करती, वो है अगर दोनों फाउंडर्स को एक ही चीज चाहिए अपने लिए फ्रॉम द बिजनेस। सो अगर दोनों को सीईओ बनना है, दोनों को टीवी पे आना है, दोनों को इंटरव्यूज देने, वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है आपकी। और वो फिर और अगर दोनों का स्किल सेट भी क्लैश करता है, दोनों को एक ही चीज करनी आती है, तो फिर वो भी और एक आपके लिए मुश्किल हो जाती है बिजनेस को आगे चलाने में। सो दोज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू क्लैरिफाई। और अगर आप एक अग्रीमेंट डिटेल नहीं भी करते, एक दूसरे को एक ईमेल ही भेजते हैं जिसमें आपने लिख दिया हो कि भाई फॉर एग्जांपल कि आप इस चीज के लिए जिम्मेदार होंगे, और आप अगर अगले 3 साल के अंदर अगर 1 साल बाद छोड़ के गए तो आपकी इक्विटी इतनी कम होगी, अगर 2 साल बाद छोड़ के गए तो उससे थोड़ी कम और कम होगी, और अगर 3 साल बाद छोड़ के गए तो इतनी कम होगी, और 4 साल बाद छोड़ा तो बस फिर जो 50% आपका था वो आपका ही। तो इस तरह की जो बात है अगर आप ईमेल वगैरह में लिख दें तो गोइंग फॉरवर्ड आपके लिए आसानी होगी। ज्यादातर मैं जो देखता हूँ डिस्प्यूट्स जो होते हैं वो इसलिए नहीं होते कि क्योंकि कोई एक बेईमान है दूसरा नहीं है। ज्यादातर डिस्प्यूट्स होते हैं क्योंकि दोनों में वो अंडरस्टैंडिंग गैप है, या दोनों में वो कभी चीज उन्होंने अंडरस्टैंडिंग रीच ही नहीं की। सो ये एक चैलेंज है। बाकी कंसिडरेशन हर बिजनेस की अपनी अपनी होती है। ठीक है, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी। जी दानिश। I would add to what Mopal just said. Absolutely agree. इसको हम लोग जो अपनी तरफ sum up करते हैं वो दो चीजें होती हैं, communication and expectations, और rather say expectations and communication. अगर आपकी expectations clear नहीं है और आप उनको सही तरह communicate नहीं कर पा रहे तो ये problem बहुत ज़्यादा face करनी पड़ती हैं। ना सिर्फ even if अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे बताया था कि मैं अगर एडवर्टाइजिंग का एक्सपर्ट हूँ, मार्केटिंग का एक्सपर्ट हूँ, और मैं किसी टेक्निकल आदमी को हायर करता हूँ या टेक्निकल आदमी के साथ पार्टनरशिप करता हूँ रादर, और उसके साथ चीज़ें लेकर चाहता हूँ, अगर मैं उसमें अपनी एक्सपेक्टेशंस क्लियर नहीं करूँगा और वो बंदा मुझसे अपनी एक्सपेक्टेशंस क्लियर नहीं करेगा, लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं चलता। और कॉन्स्टेंटली आपको कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ करनी होती है।
कोई चीज अच्छी लग रही है, कोई चीज बुरी लग रही है, स्कोप में, विजन में चेंज आ रहा है, तो वहां आप उसको बोलते हैं कि यार आई थिंक यू आर ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम द स्कोप, और द अदर पार्टनर इज ड्रिफ्टिंग अवे. दीज आर द कॉन्वर्जेशंस दैट नीड्स टू बी हैपेंड. ऑनेस्टी तो एक चलें वो तो एक ह्यूमन चीज है जो हर चीज में होनी चाहिए, खाली बिजनेस में नहीं. So a lot of startups that I have seen going down the drain is अपना पर्सनल विजन वाला पॉइंट जो सदीकी साहब ने उठाया था वो कम्प्लीटली वैलिड है, लेकिन उससे साथ साथ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो पार्टनर की एक्सपेक्टेशन कुछ और होती है और वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता, और बाद में वो फिर एक तरफ जो है वो खामोश होकर बैठे हुए होते हैं. दैट पार्टनरशिप गेट्स रिजॉल्व. बिल्कुल, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है. इसी के साथ आपने बात की मिसेस सिद्दीकी कि अगर कम्युनिकेशन नहीं है या फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फॉल आउट हो जाता है. तो अगर आप थोड़ा सा लीगल रिक्वायरमेंट्स के हवाले से हमसे बात करें कि अगर उनको पार्टनरशिप से एग्जिट करना है या फिर उनको छोड़ के जाना है, तो फिर क्या डिफरेंस है लीगल रिक्वायरमेंट्स में और क्या जो है इम्प्लीकेशंस हैं इसकी? देखिए, वो अब लीगल रिक्वायरमेंट्स कोई ऐसा सच है नहीं. इट्स अबाउट व्हाट यू एग्री. ठीक है, अब टिपिकली स्टार्टअप्स में जो वेंचर फंडेड स्टार्टअप्स होती हैं जिसमें वेंचर कैपिटल वगैरह इन्वेस्ट करते हैं, उन स्टार्टअप्स में जो टिपिकल स्ट्रक्चर होता है वो होता है कि आपकी जो फाउंडर्स की इक्विटी है वो 4 साल में उसको अर्न करते हैं, और पहले साल में अगर उसके अंदर वो छोड़ के चले गए तो उनको कुछ भी इक्विटी नहीं मिलनी चाहिए, उनको 0 इक्विटी मिलनी चाहिए. बाकी वो उसके बाद एक साल करने के बाद हर 3 महीने बाद उनको प्रोपोर्शनेट इक्विटी मिलती जाए. फॉर एग्जांपल, अगर मुझे 40% मुझे मिलना चाहिए कंपनी का, तो हर साल मुझे 10% मिलेगा. तो आइडिया इसके, अगर मुझे स्वेट इक्विटी मिल रही है या मुझे इक्विटी मिल रही है इस वजह से कि मैं काम कर रहा हूँ और उसकी कंसिडरेशन मुझे इक्विटी मिल रही है, तो मुझे फिर अगर मैं नहीं काम करूंगा तो फिर वो इक्विटी रुक जानी चाहिए. एंड दैट्स द इंटायर आइडिया. सो आप भी अगर जब भी उसको वो एग्जिट जो भी मैकेनिज्म है उसको आप खुद फ्लैश आउट करें, खुद सोचें कि आपके लिए क्या जरूरी है और आपका बिजनेस कितना टाइम में बनेगा या एस्टैब्लिश होगा कि आप फिर उसी हिसाब से अपनी इक्विटी को मैनेज कर सकते हैं. ठीक है, बिल्कुल. तो अगर आप थोड़ा सा ये बताएं कि कभी कभार ऐसा होता है, जैसे अगेन इसी सिचुएशन में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बिजनेसेस खत्म हो जाते हैं, या फिर अगर कोई ऐसी लीगल रिक्वायरमेंट है जो किसी कंपनी ने या कोई पार्टनरशिप में कोई भी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल नहीं हुई, तो फिर क्या ऐसा होता है कि वो बिजनेस शट डाउन कर दिया जाता है फ्रॉम द लीगल जो भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनकी तरफ से, या फिर क्या क्या उस हवाले से मौजूद हैं चीजें जो कि हमें देखनी चाहिए? नहीं, देखिए, अगर आप रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को ब्रीच नहीं कर रहे तो रेगुलेटर आपको कुछ नहीं कहेगा. तो फॉर एग्जांपल, अगर मेरे और आपके बीच में ये एग्रीमेंट था कि मैं 3 साल से अगर पहले छोड़ के गया तो मैं 25% अपनी इक्विटी लूज कर दूंगा, और अगर वो मैं नहीं करता लूज, तो वो मेरा और आपका डिस्प्यूट है, उसमें SECP या हमारे रेगुलेटर का कोई ताल्लुक नहीं है. तो उस डिस्प्यूट को लेके मैं जा सकता हूँ कोर्ट, और मैं आप लेके जा सकती हैं मुझे कोर्ट, और मुझे सू कर सकती हैं, बट उसमें रेगुलेटर कुछ और नहीं करेगा. तो फिर ये आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और आप कोर्ट जाते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को आइदर या तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सीख करने के लिए या तो आप जाते हैं डैमेजेस सीख करने. सो वो फिर आपकी रेमेडी है. ठीक है, ओके. इसी हवाले से अगर टैक्सेशन की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है फुलफिल्ड, तो कोई भी ऐसा सिनारियो अगर आप बताएं कि जिसमें कोई ऐसा एक्शन ले रेगुलेटरी अथॉरिटीज या फ्रॉड हो जाए या कुछ इस तरह की, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि वो उसको शट डाउन कर लें बिजनेस को? बस अब ऐसे ही जनरल आइडिया लेना चाह रही थी इस हवाले से. हाँ, नहीं, वो तो डिपेंड करता है. देखें, अगर आप पेमेंट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज के बिजनेस में हैं और आप फ्रॉड कमिट करते हैं लोगों के जनरल उसके साथ, पैसे के साथ, तो आपने अपना लाइसेंस ब्रीच कर दिया. अगर आपने लाइसेंस ब्रीच कर लिया है तो आपको वो जेल में भी भेज सकते हैं, नॉट जस्ट बिजनेस शट डाउन. तो उस तरह के बहुत वो हैं. इफ यू फेल टू पे योर डेट्स तो आपके क्रेडिटर्स लेके जा सकते हैं आपको कोर्ट, एंड आपको लिटरली लिक्विडेट कर सकते हैं. सो वो लिक्विडेशन वाले भी आपके और बैंक्रप्सी वाली भी जो आपके काफी चीजें इम्पैक्ट कर सकती हैं, बट दैट रियली इट्स सिनेरियो बेस्ड. इट्स नॉट कि वन थिंग जनरली वुड डू इट. सो अगर आप टैक्स अपने उस पे बहुत ज्यादा बड़ा फ्रॉड करते हैं या आप टैक्स नहीं पे करते और वो एस्टैब्लिश हो जाता है कि आपको पे करना है, तो फिर अगर आपका बिजनेस नहीं पे कर सकता तो फिर उसको अपने सारे एसेट्स बेच के फिर ही करना पड़ेगा. सो वो रियली डिपेंड करता है हर सिचुएशन पे. बिल्कुल. तो
यहाँ एक मिनट, मैं यहाँ चीज ऐड करना चाहूंगा खुशबख्त। हमारे यहाँ एक और अलमिया है जो हमने एक्सपीरियंस किया है, और वो है कि लोग इंटरनेशनल ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए बिजनेस मॉडल यहाँ इनिशिएट करते हैं विदाउट नोइंग द रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस। फॉर एग्जांपल, देयर वाज अ बिजनेस जिसने यहाँ क्रिप्टो करेंसीज का बिजनेस शुरू किया था 2015 में, विदाउट वेटिंग इट विद स्टेट बैंक, और बाद में जब पता चला कि स्टेट बैंक की तरफ से जो है वो इजाजत नहीं है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा शोर शराबा मचाया एंड दे हैड टू शट डाउन द बिजनेस। देयर वाज अनदर थिंग दैट वाज हैपनिंग इनिशियली। अब तो क्राउड सोर्सिंग के ऊपर काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ चुकी है, लेकिन क्राउड सोर्सिंग के 2017 में एक स्टार्टअप आया था without consulting state bank for what sort of things, since it involves a lot of money, तो उस पे उन्होंने अपना 80% पूरा जो है वो डेवलपमेंट तैयार कर ली थी। दे वर अबाउट टू लॉन्च, एंड व्हेन दे फाइनली वेंट एंड स्टार्टेड टॉकिंग, तो उनको पता चला कि अभी तो उस पे इजाजत ही नहीं है। सो ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि स्टार्टअप स्टार्ट होने से पहले खत्म हो जाता है, और वो ये है कि हम ग्लोबल ट्रेंड को देखते हैं और उसको अपने लोकल सेंसिबिलिटीज में चेक नहीं करते, और हम वहां पे आके अपने आइडिया के ऊपर बहुत मेहनत कर लेते हैं, और उसके बाद वो बिजनेस शट डाउन, तो क्या वो इनिशिएट ही नहीं हो पाता, और फिर हम कहते हैं कि जी स्टार्टअप कल्चर में आना ही नहीं है, एंटरप्रेन्योर बनना नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये भी बहुत ज़रूरी है। मेरा अगला सवाल ये होगा कि अगर मिसेस सिद्दीकी, आप थोड़ा-सा इन्वेस्टर्स के हवाले से बात करें कि क्या उन पे भी कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स लागू होती हैं, या उनका क्या सिचुएशन है? सो इन्वेस्टर में देखें मल्टीपल कैटेगरीज होती हैं। कुछ होते हैं वेंचर कैपिटल फंड, जैसे हम लोग हैं। अब वेंचर कैपिटल फंड का मॉडल होता है कि वेंचर कैपिटल फंड कुछ लोगों से, जो वेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, उनसे पैसे रेज करते हैं और उस पैसे को मैनेज करके स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये रेगुलेटेड एक्टिविटी है जिसके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत है। जहां पे भी आप लोगों के पैसे जमा कर रहे हैं किसी भी पर्पस के लिए, या लोगों के पैसे होल्ड कर रहे हैं, एज अ रूल ऑफ थंब वो जनरली रेगुलेटेड होता है। क्योंकि अगर कल को आप भाग गए तो रेगुलेटर के पास कोई ना कोई वो होना चाहिए, एटलीस्ट उन्होंने आपकी केवाईसी की हुई हो, या उन्होंने कोई आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हो। सो इन्वेस्टर्स पे वो रेगुलेशन होती है। अदरवाइज अगर एक इंडिविजुअल है जो डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहता है तो उस पर कोई रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन ऐसा सच नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टर्स पे है। स्टेट बैंक की जानिब से आपकी वो जो फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल में रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप किस तरह से पैसे निकाल सकते हैं, कितने पैसे डाल सकते हैं, किस तरह से लोन दे सकते हैं, उस पर क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, इक्विटी पे क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो सारी उसमें मौजूद है। बिल्कुल। तो आप थोड़ा-सा ये बयान कर सकते हैं कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है और मैक्सिमम क्या है? None. There is no minimum or maximum. You can invest as much as you want and as little as you want. ठीक है। या अग्री, कंप्लीटली अग्री। लिटरली आप अपने लैपटॉप से बिजनेस शुरू कर देते हैं। दिस इज द रीजन आपके इकोसिस्टम में इतनी ग्रोथ आई है, बिकॉज इफ यू हैव अ फंक्शनिंग कंप्यूटर एंड यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ मनी थ्रू व्हिच यू कैन होस्ट योर वेबसाइट एंड रेज योर बिजनेस, दैट्स द ओनली थिंग दैट यू नीड। बिल्कुल, बिल्कुल। तो थोड़ा-सा मैं बात करना चाहूँगी कि आप नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज़ के हवाले से बात करें, जो कंपनीज़ सिर्फ़ वेलफेयर के लिए काम करती हैं, तो उस पे क्या कौन-सी रेगुलेशंस अप्लाई होती हैं? तो उस हवाले से आप थोड़ा-सा बात करें मिस्टर सिद्दीकी। नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए कंपनीज एक्ट में सेक्शन 42 कंपनी एक होती है अलग किस्म की, इट्स लिमिटेड बाय गारंटी। उसका आपको एक लाइसेंस लेना पड़ता है और वो लाइसेंस बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो लोग टिपिकली उस डायरेक्शन में जाते नहीं है। स्पेशली अगर आपके पास फॉरेन फंडिंग आनी होती है तो फिर आपको एक अप्रूवल भी लेना होता है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से। वो अप्रूवल भी बहुत मुश्किल से मिलता है। पाकिस्तान के साथ ऐसे सिक्योरिटी से इम्प्लीकेशंस भी हुई हैं जहाँ पे फंडिंग आई है एक पर्पस कह के, लेकिन यूज डिफरेंट पर्पस के लिए हुई है। सो एक हमारी रिजीम इसके अराउंड काफी रिस्ट्रिक्टेड है। बट आप सोसाइटीज भी बना सकते हैं, आप ट्रस्ट भी बना सकते हैं। ट्रस्ट में भी अगेन एक और भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। यू हैव टू हैव इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व एट द एंड। सो नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए ये ट्रस्ट, सोसाइटी एंड सेक्शन 42 कंपनीज आर प्राइमरी वेज टू गो। ठीक है। तो मैं थोड़ा-सा अब कन्वर्सेशन को शिफ्ट करना चाहूँगी कि ऑनलाइन पेमेंट्स के हवाले से अगर आप बात करते हैं, आपने पहले तो क्लैरिफाई किया कि ऑनलाइन बिज़नेसेस और फिजिकल स्ट्रक्चर्स में एज़ सच रेगुलेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो इतना डिफरेंस नहीं है।
तो जैसे हमारा ये अदल और सेहत प्रोजेक्ट है, ये हम सिर्फ वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, हमने इसको कहीं पे रजिस्टर्ड भी नहीं करवाया। सो फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरह का कोई पोस्ट करें कि हमें एक लीगल एड सेंटर एस्टैब्लिश करना है और उसके लिए हम फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग कोई रेगुलेशन हम पे कोई लागू हो रही हो, या फिर हम कोई लिमिटेशंस हम पे आ रही हो, क्योंकि हम अल्टीमेटली हम लोग फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं इस तरह से। तो इस हवाले से अगर आप थोड़ा सी क्लैरिफिकेशन दें। देखिए, आपका जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है डिलीवर करना जिस मकसद के लिए आप फंड रेज कर रहे हैं उसके। तो अब आप वो एक ट्रस्ट सेटअप पे भी कर सकते हैं, ट्रस्ट का अकाउंट खोल के अपने इंडिविजुअल नाम पे ट्रस्ट सेट करके उसका पर्पस आप सेट कर सकते हैं फॉर दिस लीगल एड सेंटर दैट यू आर मेकिंग। सो आप उसको उस तरह कर सकते हैं। उसके अलावा आप पे कोई एज सच रेगुलेशन नहीं लागू है, जो डिपेंड करता है कंप्लीटली आपका स्ट्रक्चर क्या है। 42 सेक्शन 42 कंपनीज का डिफरेंट स्ट्रक्चर है और उस पर आपको टैक्स एग्जेम्पशन भी मिलती है। अगर आप ट्रस्ट बनाते हैं तो एक डिफरेंट लॉ के तहत है। एसेंशियली आखिर में आपने एक बैंक अकाउंट खोलना है, उसके हिसाब से उसमें आपने फंड्स रिसीव करने हैं, उन फंड्स को आपने डिप्लॉय करना है जिस पर्पस के लिए आपने उनको लिया है, लोगों से डोनेशंस लिए हैं। सो इसके अलावा आप पे कोई एज सच लायबिलिटी या कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑनलाइन पेमेंट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट्स फॉर बिजनेसेस टू रिसीव पेमेंट्स फॉर whatever they're selling. Or that's I mean, I'll wait for your next question and how you want to discuss that. हाँ, नहीं, चूंकि जैसे कि अगर किसी ने ऑनलाइन पेज सेटअप किया है फेसबुक पे और दे आर सेलिंग केक्स और समथिंग और कोई बेकरी आइटम्स, तो फिर हम लोग ऑनलाइन पेमेंट्स के थ्रू ही वो जो है उसको रिसीव कर रहे होते हैं। तो अभी रिसेंटली आई वाज रीडिंग आल्सो कि जैसे फ्रीलांसर्स हैं, बहुत मर्तबा उनकी जो ऑनलाइन पेमेंट में ऑप्शन आता है कि दिस इज फॉर व्हाट पर्पस, तो उसको उनको स्पेसिफाई करना जरूरी है। अदरवाइज वी आर अट्रैक्टिंग द अथॉरिटीज के शायद हम कोई शेडी बिजनेस करें या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। मतलब मैं इसको सही से क्लैरिफाई शायद नहीं कर पा रही हूँ, बट समथिंग अराउंड ऑनलाइन पेमेंट। मैं समझ गया। या सो फ्रीलांसर्स का जो इशू है वो डिफरेंट है, क्योंकि फ्रीलांसर्स में जहां पे इशू आता है वो आता है फॉरेन फंडिंग जब आपके पास आ रही है। अगर मैंने फ्रीलांसिंग से मैंने वेबसाइट बनाई ऑनलाइन फाइवर पे जाके या किसी ऐसी वेबसाइट पे जाके मुझे क्लाइंट मिला, उसके थ्रू जो मुझे पेमेंट्स आ रही होती हैं, लोग टिपिकली पेयोनीर अकाउंट बना रहे थे। अभी रिसेंटली एक इशू हुआ है एफपीआर का पेयोनीर के साथ, एंड वहां पे ये सारे इश्यूज ज्यादा नुमाया हुए हैं। बट अगर कोई एक लोकल शख्स आपको आपकी सर्विसेज के लिए पे कर रहा है, एज अ लॉयर पे कर रहा है, एज अ वेबसाइट डिजाइनर पे कर रहा है, या मार्केटिंग उसके लिए पे कर रहा है, दे कैन जस्ट सिंपली डू अ बैंक ट्रांसफर एंड दे कैन ऐड अ वेंडर पेमेंट। एक इनवॉइस भी होगी, तो अगर कंपनी पे कर रही है तो वो एट सोर्स टैक्स डिडक्ट करेगी, अगर इंडिविजुअल पे कर रहा है तो एट सोर्स टैक्स नहीं डिडक्ट करेगा। तो वो है। अगर मैं ऑनलाइन केक्स बेच रहा हूँ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, राइट? उसमें मैं हर बार एक केक और 2 पैटीज के लिए मैं एक इनवॉइस वैसे तो नहीं भेजूंगा जिसके थ्रू बंदा बैंक ट्रांसफर करेगा, दैट बी स्लो। सो टिपिकली लोग कार्ड से पे करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी करते हैं। कैश ऑन डिलीवरी की काफी सारी सर्विसेज हैं। उसके अलावा कार्ड्स वगैरह रिसीव करने के लिए भी सर्विसेज अब हैं। देयर इज दिस कंपनी कॉल्ड फॉरी वेयर यू कैन व्हिच विल इंटीग्रेट इनटू योर बिजनेस's वेबसाइट, and then you can make payments through your card through it, और वो सीधा कंपनी के अकाउंट में, जो भी बिजनेस है उसके अकाउंट में आएगा। दे मेक श्योर कि वो पूरा उस एस्पेक्ट को फैसिलिटेट कर दें। ये सिमिलरली there's another company called SimPesa which allows users or your customers to pay through their फोन के बिल में जो क्रेडिट होता है उससे भी पे कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका एक है क्या नाम है, SafePay, which does something very similar to Fori, has recently received even funding from a global payments giant called Stripe. They are working on something similar. So businesses can have different avenues through which they can collect money from their customers, whether it's cash or credit card or any other form of electronic payment. ठीक है। सो मैं बहुत इसके साथ इसके साथ जो दूसरी चीज है जिसके ऊपर देखा जाता है वो ये है कि ये मर्चेंट अकाउंट होते हैं नॉर्मली, तो बैंक भी आपको अलाउ कर रहे हैं, इवन टेलीनॉर भी अलाउ कर रहा है, मोबिलिक भी अलाउ कर रहा है। तो ये सारी कंपनीज आपको अलाउ करती हैं जिसके थ्रू आप अपना पेमेंट गेटवे सेट कर लेते हैं और अपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। जहाँ तक बात है आपकी जो एक्सटर्नल फ्रीलांसर्स नेटवर्क की और उसके जो आप बात कर रहे थे,
उसमें ऑफ कोर्स रेमिटेंस वाला सिस्टम आ जाता है, विच सिद्दीकी साहब कैन बेटर टेल यू कि उस पे पीछे किस किस्म की ईएमआई के लॉ इन्वॉल्व हो जाते हैं और काफी सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं। बिल्कुल। तो मैं एक बहुत ही जेनेरिक सा सवाल करना चाहती हूँ आपसे कि आप अगर ये इलैबोरेट करें कि एक जो भी कारोबार अगर कोई शुरू करता है तो उसको रजिस्टर करवाना क्या ज़रूरी है, उसके हवाले से क्या एडवांटेजेस हैं, क्या फ़वाइद हैं, तो उसके हवाले से अगर आप थोड़ा सा बात, क्योंकि काफ़ी ऑनलाइन बिजनेसेस भी रजिस्टर्ड नहीं है और जो घर से बिजनेस चला रहे हैं उनकी भी रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस हवाले से अगर आप थोड़ा सा बात करें। देखिए, आपको रजिस्ट्रेशन क्या चाहिए, आपको रजिस्ट्रेशन किस चीज की चाहिए, आपको व्हाई डज व्हाट वुड द गवर्नमेंट केयर अबाउट, राइट? दे वुड केयर अबाउट द फैक्ट कि आप जो पैसे कमा रहे हैं अपने बिजनेस से उस पर आप टैक्स भरें। ये एक हुकूमत का वो है, और जो आप बिजनेस कर रहे हैं वो लीगल, as long as what you're doing is legal, because it depends on which law you're breaching and उसकी क्या requirement है और कहाँ की लाइसेंसिंग वो है। बट अगर आप टैक्स के हवाले से बात कर रहे हैं, तो अगर आप एक सोल प्रोप्राइटर भी हैं जिसके लिए आपको सिर्फ अपने एनटीएन पे अपने बिजनेस का नाम लिखना है, तो एक्स मुबारिस बेकरी अगर मैं के नाम से मैं कर रहा हूँ, मैं सोल प्रोप्राइटर हूँ, मुझे और कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक बैंक अकाउंट अपने नाम उस बिजनेस के नाम से खोलूंगा और मैं वहां पे अपनी और जो भी अपनी बुक्स में मेंटेन करूंगा कि अगर मैंने 4 केक बेचे हैं और 4,000 रुपए कमाए हैं और मेरी कॉस्ट थी 2,000 रुपए, तो मेरा प्रॉफिट सिर्फ 2,000 है, और मैं सिर्फ उस 2,000 पे टैक्स भरूंगा। उसके लिए मुझे अपनी सारी रसीदें रखनी होंगी, सारे जितने भी मैं चीजें कॉस्ट डिडक्ट कर रहा हूँ वो मैं प्रूव कर सकूं एफबीआर को जब मैं अपनी टैक्स फाइलिंग कर रहा हूँ, तो वो उस वक्त जरूरत होगी। सो ये इट डिपेंड्स। उसके अलावा आपको कोई, अगर आप घर से बिजनेस कर रहे हैं, दैट्स इनफ। आपको जरूरी नहीं है कि आप कंपनी बनाएं और कॉर्पोरेट टैक्सेस भरें या कंपनी की कंप्लायंस में पढ़ें। मैं टिपिकली एंटरप्रेन्योर्स को यही रेकमेंड करता हूँ कि कोशिश करें सिंपल से सिंपल सेटअप हो, एंड ओनली go for complicated structures as and when you require it. Other than that, you can just start off as just a sole proprietor or a partnership. ठीक है। तो आई थिंक हमने काफ़ी ज़्यादा सवाल कवर कर लिए हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ जो हमने इस एपिसोड में मिस आउट कर दी है जिसको आप हाईलाइट करना चाहें, अगर कोई भी हमें सुन रहे हो हमारे लिसनर्स जो कि बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अगर आप कानून के हवाले से भी और जनरली भी आप अगर कोई एडवाइस देना चाहें या फिर हमारे लिसनर्स को कोई पैगाम देना चाहें। वही होगा, मैं कुछ बातें रिपीट भी करूंगा कि कोशिश करें कि आप लॉ एटसेट्रा टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ, एज लॉन्ग एज आपके पास अपने बिजनेस के फाइनेंसेस और उसमें ट्रांसपेरेंसी है, आप जब टैक्स भर रहे हो उस पर आप सही से टैक्स पे करें, तो फिर आपको कोई इतना इसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए। उसके अलावा मेरी दूसरी जो एडवाइस होगी वो एक थोड़ी और जेनेरिक होगी कि कोशिश करें जब भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ी वायबिलिटी को समझें, थोड़ी मार्केट को समझें, अपनी स्ट्रेंथ्स को समझें और देखें कि आप क्या चीज बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, और फिर उस टाइप के बिजनेस पे फोकस करें। उसके अलावा it really depends. Any specific questions that your listeners might have, would be happy to address those with regards to how to start their entrepreneurial journey. बिल्कुल, हम आपका ईमेल एड्रेस भी शेयर करेंगे जब हम अपना पॉडकास्ट शेयर करेंगे, तो डेफिनेटली जो आपको रीच आउट कर सकें विद देयर क्वेश्चंस। दानिश, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। मेरा जो मैसेज है वो यही है कि आप जो भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं उसके लोकल सिनेरियो में प्रॉपर एक रिसर्च कर लें। खैर एक पूरा प्रोसेस होता है कि आपको बिजनेस अंडरस्टैंडिंग के साथ मार्केट नॉलेज, कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग कि वो किस किस्म की चीज़ एक्सेप्ट करेगा, किस चीज़ को रिजेक्ट करेगा, और उसके साथ साथ आपको पूरा का पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस का और रेगुलेटरी बॉडीज का पता होना चाहिए। ये वो चीज़ें हैं, अगर आप ये सारी चीज़ें रख लें तो योर बिजनेस आइडिया विल एक्चुअली फ्लोरिश अ लॉट। बिल्कुल। तो इसी के साथ हम अपने एपिसोड की इख्तिताम पर आप पहुंचे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दानिश आपका, मिस्टर सिद्दीकी आपका। आई एम श्योर हमारे लिसनर्स जो हैं वो जो भी इंफॉर्मेशन जिसके हवाले से आज हमने डिस्कशन किया है उससे ज़रूर बेनिफिट करेंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।